तो चलिए इसे समझते हैं। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सिद्धांत पर बात करने वाली हैं, स्रोतस। जी। ये चरक संहिता के स्रोतस विमान अध्याय से है। हम शरीर को अक्सर कैसे देखते हैं? अंगों के एक संग्रह के रूप में। बिल्कुल। दिल, फेफड़े, लिवर सब अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन क्या हो अगर शरीर असल में अंगों का संग्रह ना होकर अरबों सूक्ष्म और स्थूल चैनलों का एक विशाल आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क हो? एक ऐसा ट्रैफिक सिस्टम जहां हर सेकंड पोषण, ऊर्जा और यहां तक कि विचार भी गुजर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये शरीर विज्ञान को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। आयुर्वेद कहता है स्रोतोमयम ही शरीरम। स्रोतोमयम। हाँ, यानी शरीर जो है वो स्रोतों से ही बना है। और ये सिर्फ धमनियों या नसों की बात नहीं है जिनकी हम कल्पना करते हैं। अच्छा। यह परिवहन की एक पूरी प्रणाली है जो स्थूल अंगों से लेकर आप समझिए कि कोशिकाओं के अंदर आणविक स्तर तक काम करती है। ये शरीर में जीवन की गतिशीलता का, उसके प्रवाह का आधार है। प्रवाह का आधार, ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। तो इस स्रोतस का ठीक ठीक मतलब क्या है? स्रोत में एक लाइन है कि शरीर में जितनी भी मूर्तिमंत भाव विशेष हैं उतनी ही स्रोतस हैं। ये तो बहुत भारी शब्द है। क्या इसका मतलब ये है कि शरीर में मौजूद हर वो चीज जिसका कोई रूप या आकार है उसका अपना एक चैनल है? बिल्कुल, आपने उसे बहुत सरलता से समझा दिया। मूर्तिमंत भाव विशेष का यही मतलब है। कोई भी चीज जो कॉर्पोरैलिटी रखती है, जिसका एक अस्तित्व है। अच्छा। इसीलिए कुछ आचार्य कहते हैं कि स्रोतस असंख्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना जरूरी है। क्या? आयुर्वेद कहता है कि शरीर केवल इन चैनलों का एक ढेर नहीं है। स्रोतस यानी चैनल उस चीज से अलग है जो उसमें बह रही है। नदी और नदी का पानी दोनों एक नहीं है। अच्छा, तो पाइप और पाइप में बहने वाला पानी दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। स्रोतस सिर्फ रास्ता है। एकदम सही। और यही बात इसे पारंपरिक जीव विज्ञान से अलग करती है, जो ज्यादातर अंगों के उनकी संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। स्रोतस विज्ञान शरीर को एक एकीकृत, एक गतिशील प्रणाली के रूप में देखता है, जो बाहरी दुनिया से, यानी हम जो सांस लेते हैं, जो खाते पीते हैं, उससे लेकर शरीर की हर एक कोशिका तक जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा फलसफा है। लेकिन अगर ये चैनल असंख्य हैं, तो एक वैद्य इन्हें समझता कैसे है? इसका व्यावहारिक उपयोग कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर हर चीज का अपना चैनल है, तो आप इलाज कहाँ से शुरू करेंगी? हाँ, यहीं पर आयुर्वेद की प्रतिभा दिखती है। सिद्धांत भले ही अनंत का हो, लेकिन उसका अनुप्रयोग बहुत व्यवहारिक है। इलाज करने में आसानी हो, इसलिए चरक ने 13 मुख्य स्थूल स्रोतों का वर्णन किया है। अच्छा, सिर्फ 13? हाँ, मुख्य रूप से 13। ये शरीर के मुख्य हाईवे की तरह हैं। अगर ये हाईवे ठीक हैं, तो छोटी मोटी गलियों में भी ट्रैफिक जाम होने की संभावना कम हो जाती है। 13। ये संख्या दिलचस्प है। क्या इसका कोई ज्योतिष या किसी और भारतीय दर्शन से कोई संबंध है, या ये पूरी तरह से शारीरिक कार्यों पर आधारित है? नहीं, ये पूरी तरह से शारीरिक कार्यों पर आधारित वर्गीकरण है। इसे 3 समूहों में बांटा जा सकता है, जिससे ये और भी आसानी से समझ में आ जाता है। ओके। पहला समूह है इनपुट के लिए, यानी वो चैनल जो बाहर से जीवन के लिए जरूरी चीजें अंदर लाते हैं। ठीक है, तो जो शरीर को एनर्जी देता है। हाँ, इसमें 3 चैनल हैं। पहला है प्राणवह स्रोतस। ये प्राणवायु यानी वाइटल ब्रेथ को अंदर लाने और पूरे शरीर में वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्या प्राणवाह स्रोतस सिर्फ सांस लेने वाली नली यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है? क्योंकि प्राण का मतलब तो जीवन ऊर्जा भी होता है। क्या ये चैनल इस ऊर्जा को भी शरीर में फैलाता है, या ये सिर्फ हवा के आने जाने का रास्ता है? आपने बहुत गहरा सवाल पूछा। स्थूल स्तर पर ये श्वसन तंत्र है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हवा में मौजूद जीवन ऊर्जा यानी प्राण को ग्रहण करके उसे पूरे शरीर की चेतना से जोड़ता है। अच्छा। दूसरा है उदकवह स्रोतस, जो शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। और तीसरा है अन्नवह स्रोतस, जो भोजन के पोषण को ग्रहण करता है। तो सांस, पानी और खाना जीवन के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें, इनके 3 हाईवे, ये तो समझ आता है। बिल्कुल। अब दूसरा समूह है आउटपुट के लिए, यानी वो चैनल जो शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालते हैं। राइट। इसमें भी 3 चैनल हैं। पुरीश्वह स्रोतस मल के लिए, मूत्रवह स्रोतस मूत्र के लिए और स्वेदवह स्रोतस पसीने के लिए। इनपुट और आउटपुट, ये तो एक सिस्टम की तरह लग रहा है। अंदर आया, प्रोसेस हुआ और कचरा बाहर गया। बहुत तार्किक है। सही पकड़ा। और तीसरा और सबसे बड़ा समूह इस सिस्टम को बनाए रखने, उसकी मरम्मत करने और उसे विकसित करने के लिए है। ये 7 चैनल शरीर के सप्त धातुओं का पोषण करते हैं। सप्त धातु? जी, आयुर्वेद में 7 धातुएं मानी गई हैं। रस यानी प्लाज्मा,
रक्त यानी खून, मांस यानी मांसपेशियां, मेद यानी वसा, अस्थि यानी हड्डियां, मज्जा यानी बोन मैरो और शुक्र यानी प्रजनन तत्व। इन सातों के पोषण के लिए अलग अलग स्रोतस हैं। तो कुल मिला के 3 इनपुट, 3 आउटपुट और 7 पोषण के लिए, यानी 13 मुख्य हाईवे जिनसे शरीर का सारा कामकाज चलता है। ये अब समझ में आने वाली बात लगती है, असंख्य चैनलों के मुकाबले। एकदम सही। ये एक व्यावहारिक वर्गीकरण है जिससे रोगों को समझना और उनका इलाज करना संभव हो पाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये हाईवे ठीक से काम नहीं करते तभी बीमारी शुरू होती है। स्रोत में इसे स्रोतस दुष्टि कहा गया है। ये कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 4 प्रकार की विकृतियां बताई गई हैं। पहली है अति प्रवृत्ति। अति प्रवृत्ति, हाँ, यानी प्रवाह का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जैसे नदी में बाढ़ आ जाना। जैसे बहुत ज्यादा पसीना आना या बार बार पेशाब लगना। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। दूसरी विकृति है संग, यानी प्रवाह में रुकावट या बाधा। ये सबसे आम है, ट्रैफिक जाम की तरह। यानी ब्लॉकेज। तीसरी है सिरा ग्रंथि, यानी चैनलों में गांठों का बनना। और चौथी है विमार्ग गमन, यानी प्रवाह का गलत रास्ते पर चले जाना। एक मिनट, सिरा ग्रंथि और संग में क्या फर्क है? संग तो ब्लॉकेज हुआ, तो सिरा ग्रंथि क्या है? क्या इसका मतलब ट्यूमर जैसी कोई बनावट है या ये सिर्फ एक तरह की रुकावट है? बहुत अच्छा सवाल है। संग एक कार्यात्मक रुकावट है, जैसे पाइप में कचरा फंस गया हो, जबकि सिरा ग्रंथि एक संरचनात्मक बदलाव है, जहां चैनल के अंदर ही कोई गांठ या उभार बन जाता है जो प्रवाह को बाधित करता है। अच्छा। ये ट्यूमर या सिस्ट जैसा हो सकता है। और विमार्ग गमन का मतलब है कि द्रव या पोषण अपनी सही जगह पहुंचने के बजाय किसी गलत रास्ते पर लीक होने लगता है। जैसे पाइपलाइन में लीकेज हो जाना। बिल्कुल। अच्छा, अब समझ आया। तो हमारे पास 4 समस्याएं हैं: बाढ़, ट्रैफिक जाम, सड़क पर कोई गांठ या उभार, या फिर ट्रैफिक का गलत दिशा में जाना। ये सभी सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। आयुर्वेद के अनुसार हर बीमारी इन्हीं 4 में से किसी एक या इनके मिले जुले रूप का नतीजा होती है। लक्ष्य हमेशा प्रवाह को सामान्य करना होता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन स्रोत में कुछ ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने मुझे सच में चौंका दिया। जैसे वो सांस वाले चैनल प्राणवाह स्रोतस की बात। जी। ये कौन सोच सकता है कि खाली पेट कसरत करने से हमारे फेफड़ों पर असर पड़ सकता है? ये तो बहुत ही अजीब कारण लगता है। हाँ, पर इसके पीछे एक गहरा तर्क है। जब शरीर भूखा होता है तो उसकी ऊर्जा पहले से ही कम होती है, अग्नि मंद होती है। उस पर व्यायाम करने से वात दोष बढ़ता है और शरीर के संसाधन बढ़ जाते हैं। शरीर को एक ही समय पर पाचन के लिए भी ऊर्जा बचानी है और व्यायाम के लिए भी ऊर्जा खर्च करनी है। इस खींचतान में प्राणवायु का संतुलन बिगड़ जाता है। अच्छा। ये एक तरह का तनाव पैदा करता है जो सीधे श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके लक्षण भी बहुत विशिष्ट बताए गए हैं। बहुत लंबी या बहुत छोटी सांसें आना, सांस का रुक रुक कर आना, या फिर दर्द या आवाज के साथ सांस आना। ये तो बहुत सूक्ष्म अवलोकन है। एक और उदाहरण जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया वो था रसवाह स्रोतस का। ये वो चैनल हैं जो भोजन का पहला सार यानी प्लाज्मा या पोषक रस शरीर में ले जाते हैं। जी। स्रोत कहता है कि ये केवल भारी या ठंडा भोजन करने से ही नहीं, बल्कि चिंत्यानाम च अति चिंतनात्, यानी बहुत ज्यादा चिंता करने या सोचने से भी दूषित होते हैं। और ये आयुर्वेद में मन शरीर के गहरे संबंध का सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। तो इसका मतलब है कि आयुर्वेद हजारों साल पहले ही कह रहा था कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे शारीरिक पोषण को नियंत्रित करता है। ये तो आज की गट ब्रेन एक्सिस वाली बात हो गई। बिल्कुल। जिसे मेडिकल साइंस अब खोज रहा है। बिल्कुल। और ये हम क्लिनिक में हर रोज देखते हैं। कई बार लोग पेट की समस्याओं के लिए आते हैं और सारी जांचें नॉर्मल होती हैं। जब हम उनकी जीवन शैली के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा तनाव में हैं। जैसे ही उनका मानसिक तनाव कम होता है, उनका पाचन अपने आप ठीक होने लगता है। ये चिंत्यानाम चाति चिंतनात् का जीता जागता उदाहरण है। जब मन अशांत होता है तो पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं और जो रस धातु बननी चाहिए वो कच्ची या आम युक्त बनती है, जो इन चैनलों को ब्लॉक कर देती है। और मांसवाह स्रोतस के बारे में क्या, जो मांसपेशियों का पोषण करते हैं? स्रोत कहता है कि जो लोग भारी, स्थूल और चैनल ब्लॉक करने वाला भोजन करते हैं और दिवास्वप्न यानी दिन में सोते हैं, उनके ये चैनल बिगड़ जाते हैं। हाँ। ये सुनकर तो मुझे अपनी दिन में सोने की आदत पर दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं इसे हमेशा एक छोटा सा पावर नैप समझती थी, लेकिन ये सोचना कि ये मेरे मस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, ये तो बिल्कुल नई जानकारी है। हाँ, ये कई लोगों के लिए चौंकाने वाला होता है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि भारी भोजन और दिन में सोने से शरीर में कफ दोष बढ़ता है, जो स्वभाव से भारी, चिपचिपा और धीमा होता है। ये गुण मांस धातु तक पोषण ले जाने वाले चैनलों में रुकावट पैदा करता है, जिससे मांसपेशियों में जड़ता, भारीपन, दर्द या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं।
शरीर की प्राकृतिक लय रात में आराम करने और दिन में सक्रिय रहने की है। उसे उलटने से चैनलों का प्रभाव बाधित होता है। तो क्या इन सभी का कोई एक सामान्य सिद्धांत है कि किस तरह का खान-पान या जीवन शैली इन चैनलों को खराब करती है? हाँ, चरक एक बहुत सुंदर और सार्वभौमिक सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं, ऐसा आहार और विहार, मतलब डाइट और लाइफस्टाइल, जो दोषों के गुणों के समान हो लेकिन धातुओं के गुणों के विपरीत हो, वो स्रोतों में विकृति पैदा करता है। ये थोड़ा जटिल लग रहा है, इसे सरल शब्दों में समझाइए। इसका मतलब है, ऐसी कोई भी चीज जो आपके शरीर में पहले से बढ़े हुए दोष को और ज्यादा बढ़ा दे। मान लीजिए आपकी प्रकृति वात की है, जो रूखी और ठंडी होती है। ठीक है। अगर आप रूखा सूखा ठंडा भोजन ज्यादा करेंगे और भागदौड़ वाली जिंदगी जिएंगे तो यह आपके वात दोष को बढ़ाएगा। यह बढ़ा हुआ वात आपके चैनलों को भी रूखा और संकुचित कर देगा, जिससे उनमें विकृति पैदा होगी। संक्षेप में संतुलन ही कुंजी है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये चैनल क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और वे खराब क्यों होते हैं। लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से क्या हर शोध का कोई शुरुआती बिंदु या मूल होता है जहां से इलाज शुरू किया जा सके? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। चिकित्सा की दृष्टि से हर मुख्य स्रोत के मूल स्थान बताए गए हैं। ये वो जगह हैं जहां उस स्रोत का नियंत्रण केंद्र होता है या जहां विकृति सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से दिखती है। कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जैसे सांस वाले चैनल का मूल कहाँ है? जरूर। प्राणवाह स्रोतस का मूल हृदय और महाश्रोतस को माना गया है। महाश्रोतस। महाश्रोतस यानी पूरा पाचन तंत्र, मुंह से लेकर मलद्वार तक। ये दिखाता है कि आयुर्वेद हृदय और पाचन तंत्र दोनों को श्वसन के लिए कितना महत्वपूर्ण मानता था। अगर पेट ठीक नहीं है तो सांस भी ठीक से नहीं चलेगी। अच्छा, और पानी वाले चैनल का उदकवह श्रोतस, उसका मूल है तालु और क्लोम, यानी हमारा तालु और गले का पिछला हिस्सा। असल में ये वही जगह है जहां हमें प्यास सबसे पहले और सबसे ज्यादा महसूस होती है। इसीलिए आयुर्वेद ने इसे जल संतुलन का केंद्र माना। ये कितना सहज और अनुभव पर आधारित है। ये तो वाकई बहुत तार्किक है। और भोजन वाले चैनल का अन्नवाह श्रोतस का मूल आमाशय और बाया पार्श्व है, मतलब स्टमक और लेफ्ट साइड ऑफ ट्रंक। अच्छा इसीलिए पाचन से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं पेट और बाईं तरफ महसूस होती हैं। अच्छा चिकित्सा करते समय इन मूल स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये यहीं से समस्या को पकड़ा और ठीक किया जा सकता है। और इसका इलाज कैसे किया जाता है? क्या हर चैनल की बीमारी का कोई अनोखा इलाज है? यहाँ आयुर्वेद का एक और व्यवहारिक सिद्धांत सामने आता है। चरक कहते हैं कि श्रोतस की विकृति का इलाज उससे जुड़े रोगों के समान ही किया जाना चाहिए। मैं समझी नहीं। मतलब आपको कोई नई चिकित्सा नहीं खोजनी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप लक्षणों और कार्यप्रणाली के आधार पर इलाज करते हैं। जैसे प्राणवाह स्रोतस के रोगों का इलाज श्वास रोगों की चिकित्सा की तरह किया जाएगा, जिसमें ऐसी औषधियां दी जाएंगी जो फेफड़ों को खोलें और प्राण के प्रवाह को सुचारू करें। ओके। अगर पुरुषवाह स्रोतस में अति प्रवृत्ति है, यानी प्रवाह ज्यादा है, तो उसका इलाज अतिसार की चिकित्सा की तरह किया जाएगा, जिसमें प्रवाह को रोकने वाली औषधियां दी जाती हैं। और अगर मूत्र व स्रोतस में रुकावट है, तो उसका इलाज मूत्रकृच की चिकित्सा की तरह होगा, जिसमें मूत्र के प्रवाह को बढ़ाने वाली औषधियां दी जाती हैं। तो मतलब इलाज चैनल के नाम पर नहीं, बल्कि उसमें हो रही गड़बड़ी के प्रकार पर आधारित है। अगर बहाव ज्यादा है तो उसे कम करो, अगर रुकावट है तो उसे खोलो। बहुत सीधा और सरल सिद्धांत है। बिल्कुल। लक्ष्य स्रोत को साफ करना, रुकावट को दूर करना और प्रवाह को वापस सामान्य और संतुलित अवस्था में लाना है। चिकित्सा का पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित होता है। तो आज हमने समझा कि शरीर को केवल अंगों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि प्रवाह और जुड़ाव के एक गतिशील नेटवर्क के रूप में भी देखा जा सकता है। ये स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में सोचने का एक शक्तिशाली तरीका है। सही। सिर्फ ये नहीं कि कौन सा अंग बीमार है, बल्कि ये कि कौन सा प्रवाह रुका हुआ है। सही कहा। आयुर्वेद के अनुसार इन स्रोतों की अखंडता बनाए रखना ही स्वास्थ्य है, और इनमें रुकावट ही हर विकृति का मूल कारण है। शरीर के आंतरिक परिवहन तंत्र को साफ और खुला रखना ही स्वस्थ जीवन का आधार है। स्रोत में एक बात और कही गई है कि आम, जो कमजोर पाचन अग्नि का उत्पाद है, स्रोतस दुष्टि का सबसे आम कारण है। जी। आम यानी अपचा हुआ भोजन, जो विष की तरह काम करता है और इन चैनलों में चिपक जाता है। हाँ, इसे सभी रुकावटों की जड़ माना जाता है। ये वो कीचड़ है जो पाइपलाइन को जाम कर देता है। तो आज के लिए एक विचार ये है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली अक्सर खराब पाचन को जन्म देती है, चाहे वो तनाव से हो, गलत समय पर खाने से हो या प्रोसेस्ड फूड से हो। कौन सी अनदेखी रुकावटें, कौन सा आम धीरे धीरे बन रहा होगा
और कैसे ये भविष्य के बड़े रोगों जैसे डायबिटीज या हृदय रोग की एक मूक शुरुआत हो सकती है, जिसका हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि हाईवे पूरी तरह से जाम ना हो जाए।